हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, हमारी बेसिकली 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी और चैप्टर नंबर 2 हम लोग प्रारंभ करेंगे आज। ठीक। और इसी चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव जीवन संसाधन, इन सबको भी आप अच्छे से देखेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? भूमि क्या होती, मृदा क्या है, जल क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य जीव संसाधन क्या है। जो ये हमारे जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं। और आपको पता है, जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो किसी ना किसी चीज से आपका रिलेट कर कर हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, एक कहानी से, एक स्टोरी से। तो ऐसे ही तंजानिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, और तंजानिया के एक छोटे से गांव में मम्बा पानी पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। अब देखिए, एक मम्बा एक कोई वहां की व्यक्ति है या महिला है, वो क्या करती हैं, पानी लेने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, प्रातः यानी कि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है, यानी कि तंजानिया से में कोई अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें एक देश है तंजानिया, और तंजानिया में एक कोई गांव है, उस गांव में रहती है मुम्बा मम्बा, और वो पानी लेने के लिए सुबह जल्दी उठती है और उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। कुछ घंटे के बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती है। अब सोचिए, पहले वो घर से बाहर पानी लेने जाती है, फिर वहां से आके अपनी मम्मी की हेल्प करती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मम्बा के पिता कठिन परिस्थितियों के बाद कुछ मक्का और सेम उगा सकते हैं, फिर कुछ उनके परिवार में साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कैसा है, फिर उनके पास कोई उगाने के लिए साल भर के बाद कुछ और पर्याप्त नहीं है, तो इतनी चीजें ये उगाते हैं और इतनी चीजें ये आपके करते हैं। क्लियर है? देख लिया, आगे बढ़े। या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, अब देखिए, अब एक दूसरा व्यक्ति है पीटर। पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन में मध्यवर्ती भागों में, कह रहे जो आपके न्यूजीलैंड का जो आपका बीच वाला हिस्सा है मध्यवर्ती, वहां पर क्या होता है, भेड़ पाली जाती है। उनका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है, जहां ऊन बनती वगैरह, उनको कारखाने को चलाता है। प्रतिदिन पीटर स्कूल से लौटता है। वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसके भेड़ों का बाड़ा और कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लाए हुए एक विशाल घास के मैदान पर स्थित है। वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर परिवार के जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। कैसा है कि वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करता है, ठीक, और वैज्ञानिक विधि से क्या करता है, इन सब का मेंटेन करता है, जो भेड़ों के बाड़े वगैरह। यानी कि एक वो व्यक्ति है जो सब कुछ कैसा है, आधुनिक तरीका से वैज्ञानिक विधि से अपने चीजों को कर रहा है। एक वो व्यक्ति है जो पानी लेने के लिए भी उसको कम से कम घंटों जाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। ठीक। अब कह रहे हैं मम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। एक रहता है यहाँ अफ्रीका में और एक यहाँ रहता है आपके न्यूजीलैंड में। क्लियर है? न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ लगा हुआ एक लैंड है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। उनके वन्य जीव जीवन व्यतीत में बहुत अंतर है। विभिन्नता, भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, प्रौद्योगिकी के उपयोग की में विभिन्नता के कारण इन एक दूसरे से भिन्न होने की मुख्य कारण और संसाधनों की उपज की उपलब्धता है। कैसा है? उपज की उपलब्धता है। तो अब आप देखेंगे दोनों की ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक, और ये सारी चीज यहाँ आपको दिखाई देगी
और इसमें क्या प्रतिशत है, कितना प्रतिशत रहा है, कैसी जनसंख्या है, विरल है, इन सब चीजों में आपको दिखाई देगा। क्लियर है? देख लिया। अब हम जो है यहां से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब इतना हमने देख लिया कि भाई कृषि कैसे होती है और क्या कुछ होता है, चलता कैसे है, किस प्रकार ये सारी चीजें हैं। तो अब दोनों के बीच हमको बेसिक एक आपका डिफरेंस जो है आपको नजर आएगा। और ऐसे होता है कहीं कहीं फिजिकल चैलेंज आदमी के डेवलपमेंट में बाधा बनते हैं। कह रहे हैं जो फिजिकल चैलेंज है ये क्या करते हैं, आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, समस्या को जन्म देते हैं। क्लियर है? जिनकी वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न होती है, रिवील होती है। अब देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। पृष्ठ के रूप में कुल क्षेत्रफल की लगभग 30% भाग पर भूमि है, और यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के रूप में सभी भाग में आवास योग्य भी नहीं है। अब कह रहे अगर आप लैंड को देखोगे तो पहली बात तो भूमि शामिल है, 30% पर लैंड है, वो भी ठीक नहीं है, और कहीं कहीं बसने योग्य यानी कि रहने योग्य भी नहीं है। लेकिन आप आइए, ऑस्ट्रेलिया का ये सॉल्जबर्ग है और आप इसको देख सकते हैं कितना सुंदर है। क्लियर है? मुख्य भूमि और जलवायु विभिन्न के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहता है जनसंख्या का जो वितरण है असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, पर्वत, ढाल और जलाकांताओं में ठीक ये शामिल हैं, और सघन क्षेत्र सामान्यतः विरल, निर्जन, मैदान, कृषि उपजन, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको दिखाई। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं भूमि उपयोग, कि हम लैंड को यूज कैसे कर रहे हैं। हम यूज करने का पैटर्न अगर हमको क्लियर हो जाए कि भाई हम लोग यूज कैसे कर पाए तो चीजें आसान हो। जैसे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब मुझे बताइए, जो लैंड है आपकी, जो भूमि है, आप उसका प्रयोग किस किस चीज के लिए करते हैं? आप कृषि के लिए करते होंगे, वनों के लिए करते होंगे, वन की मतलब जो लोग आपका फॉरेस्टेशन करते हैं, बड़े बड़े बाग बगीचे लगाते हैं, खनन, कुछ चीजों को निकालते हैं जमीन में से, सड़कें बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, और बड़े कोई लोग अपने क्रिकेट का मैदान बना सकते हैं। यानी कि जितना भी सब कुछ हम लोग प्रयोग करते हैं सब इस लैंड पर, इस धरती पर, इस अर्थ पर ही करते हैं। ऊपर जो भूमि है वहीं तो करते हैं, और यही इसके प्रयोग है। क्लियर है? और हर जगह आपकी फर्टाइल भी नहीं है, यानी कि अनुपजाऊ भी है। हर जगह हमको अलग अलग रूप में मिलती है। क्लियर है? अलग अलग तरीके से हमको दिखाई देती है। कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पर ये पीच है, कहीं पर ये ब्लैक सॉयल है, कहीं पर ये रेड सॉयल है, कहीं पर ये सेंट है। तो अलग अलग टाइप में मिलती है, और इसी पर हमको अलग अलग वेजिटेशन मिलती है, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, और इसी लैंड पर अलग अलग हमको क्या मिलती है, क्लाइमेट भी मिलती है। क्लियर है? कहीं पर जनसंख्या बहुत विरल है, और कहीं पर बहुत जनसंख्या आपकी सघन है। विरल का मतलब होता है हल्का कम होना, डेंसिटी। अब देखिए, भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। जैसे हम कृषि कर रहे हैं, वानिकी कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, औद्योगिक साधन, और भूमि के उपयोग में भी इन सारी चीजों को करते हैं। क्या आप मम्बा और पीटर के महापरिवार के भूमि उपयोग में विभिन्न तरीके से आप सूची बना सकते हैं। भूमि के उपयोग में भौतिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रारूप इसके महत्वपूर्ण निर्धारक कारक हैं। ठीक, इन सबको देखते हैं। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि या सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। अब स्वामित्व मतलब ऑनरशिप के आधार पर। अब जमीन अपनी भी हो सकती है। अब अगर मेरे पास अपनी जमीन है तो मैं निजी मालिक हो सकता हूँ। वो किसी कम्युनिटी की, यानी कि गांव की, समुदाय की, किसी वर्ग परिवार की हो सकती है। गवर्नमेंट ने दे रखी हो, भाई खेती करो, आप उस पर लगान वगैरह भरते रहो वार्षिक रूप में, उनकी भी हो सकती है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व के होते हैं, जबकि सामुदायिक भूमि
समुदाय के समन्वय स्वामित्व से होती है। क्या कह रहे हैं कि भूमि के आधार पर भूमि कितनी होगी, दो प्रकार की, निजी हो सकती है और सामुदायिक हो सकती है। ठीक, निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व की में होती है। सामान्यतः रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट और जड़ी बूटी एकत्र करने, और सामुदायिक विकास में साझा संपत्ति संसाधन भी है। कैसे हैं? साझा संपत्ति संसाधन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। तो रूप अलग हो सकता है, आदमी के प्राइवेट हो, निजी हो, काम के तरीके कैसे हैं, स्पष्टता इसमें दिखाया गया। अब इतना आपने देख लिया, थोड़ा सा इस पर आपको नजर दौड़िए कि कम्युनिटी बेस होती है, कुछ गांव की जो है ग्राम समाज होती है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, गांव की समुदाय भूमि के, इसमें कई बाग लगे होते हैं, कई बगीचे होते हैं, कई पार्क होते हैं। तो इस तरह की चीजें भी बहुत सारे हमको मल्टीपल्स जो यूज है उसमें मिल जाती है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। उनके अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोग सामुदायिक भूमि और व्यापार क्षेत्र में बनने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनागृहित हस्तक्षेप शुरू कर दिया जाता है। भूमि का उपयोग प्रारूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। कह रहे व्यापक मतलब होता है बड़े लेवल पर जो आपके परिवर्तन आते हैं, उनका हमारे समाज पर और समाज के साथ जो हमारी संस्कृति है, इन सब के सारे परिवर्तन और ये सारे चेंजों पर आपका हमको दर्शाते हैं, हमको नजर आते हैं कि भाई किस प्रकार का क्या क्या हो रहा है। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण नवीनकरण, भूस्खलन, मृदा परिवर्तन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा है। कैसा है? इन सारे खतरों को हम लोग आपका देख सकते हैं कि भाई ये खतरे होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए और ये हमको स्पष्ट पता चलना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ गांव है, ये बेचारा किसान खेती कर रहा है, यहाँ ट्रैक्टर से कर रहा है, ये मॉडर्न शहर के रूप में है, फिर ये शहर बड़े महानगर में बन गए, तो धीरे धीरे अभी कच्चे घर थे फिर पक्के हो गए, तो धीरे धीरे जो आपका डेवलपमेंट है वो सब होता जा रहा है। और किस प्रकार से हो रहा है आप इसको चलिए देख लिया आपने। अब बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण, कि हमारे पास लैंड है उसका संरक्षण होना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग्य के बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ी तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती तो मांग कहां से पूरी होंगी? भूमि से और आपका कृषि से। भाई दो ही तरीके तो हैं जिनसे ये पूरी होती है, और बड़े पैमाने पर विनाश भी हुआ है। इसके प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर रहता है, और विनाश वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना चाहते हैं। वनारोपण, भूमि उद्धार, सामाजिक कीटकों, उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अतिचरण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण का महत्वपूर्ण तरीका है। कैसे हैं? ये सारे आपके महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हम संरक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाई मांग बढ़ रही है तो मांग कहां से पूरी करेंगे? भूमि से। भूमि से ही क्या होगा? कृषि होगी। और बड़े पैमाने पर उपभोग हो रहा है, भूमि का विनाश हो रहा है वनों पर। लोग क्या कर रहे हैं? वनों की कटाई कर कर अपनी कृषि के लिए फसल उगा रहे हैं। समाप्तता हो रही है, संसाधनों का डर है कि नेचुरल रिसोर्सेज समाप्त ना हो जाएं,
फिर कहाँ से उनको करेंगे, हमको क्या करना चाहिए, हमें इसकी दर को अवश्य रोकना चाहिए। जो रेट है, जिस रेट से पेड़ कट रहे हैं उनको बदलना चाहिए। जैसे हमको वनारोपण यानी कि वन लगाने चाहिए। भूमि का उधार जितना है हम कोशिश करें उसी में हम लोग अपना संतुष्टि कर लें। रासायनिक कीटनाशक हम क्या कर रहे हैं, फसल को अधिक उपज देने के लिए हम पेस्टिसाइड दे रहे हैं, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक छिड़क रहे हैं ताकि कीटे उनको खराब ना करें और फसल की उत्पादकता बढ़े। और उर्वरक कैसे हैं, विनियमित नहीं है, अनियमित है, जो मर्जी जितना डाल रहे हैं खेत पता ही नहीं है, अतिचारण हो रहा है, जिससे क्या लिंचिंग हो रही है पृथ्वी की, अर्थ की। तो ये सारे कारण हैं, वाटर जो है आपका हरास हो रहा है। इन सारे कारण और इन सारी समस्याओं की वजह से ये चीजें क्या है, उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? और हम इनको एक एक करके देखेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके उन सारी चीजों को देखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कण के आवरण पतली परत मृदा है। अब जो पूरी पृथ्वी है, अब आप पूरी पृथ्वी को देखेंगे, इस पूरी अर्थ को अगर आप देख लेंगे तो इस पर दानेदार कण है, आवरण है और परत मृदा का निर्माण है। यह भूमि से निपटान से जुड़ी है और स्थल के मृदा रूप में निर्धारित करती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ है। कैसे हैं? जैव पदार्थ। और भूमि पर पाए जाने वाले खनिज होते हैं, अपक्षय की प्रक्रिया है और आपके मध्यम जो है आपका बनते हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा के रूप में उपजाऊ है। ऐसा है, वो मृदा के रूप में हमको मिलता है। क्लियर है? अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो हमारे पहाड़ों में बड़ा प्रचलित हो रखा है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। और आप देखते हैं कि भूस्खलन की समस्या इतनी बड़ी है पहाड़ों में कि ये डेवलपमेंट चाहे कितना करा हो या ना करा हो, सबको शून्य के आधार पर खड़ा कर देती है। अभी जिस प्रकार के हमारे यहाँ भूस्खलन हुए हैं और इन भूस्खलनों में जिस प्रकार आप इनको देख सकते हैं कैसे कैसे बढ़ा है, अब इन पर बात करते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा और ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित है। भूस्खलन की परिभाषा बताया कि सामान्य से सहल यानी कि पूरी जो पहाड़ी उसके टुकड़े, मलबे, ढाल से गिरने वाली मिट्टी बृहद संचलन के रूप में परिभाषित है। प्राय भूकंप, बाढ़ जो ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये नदी प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी वृता के अचानक फूट पड़ने के नीचे घाटी और आवास में विध्वंसक आती है। पहाड़ी भूभाग भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली हुई प्राकृतिक आपदा है जो जीवन, संपत्ति और आघात पर पहुंचती है। चिंता का एक मुख्य विषय भी है। कह रहे जो चिंता है उसका एक मुख्य जो विषय है ये भी आपका बना हुआ है। क्लियर है? ये हमको देखना है कैसा है, मुख्य विषय बना हुआ है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। तो लैंडस्लाइड बढ़ते टाइम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे सामने पड़ रखा है। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेंगांग पियोक के निकट पंजी गांव में एक बड़े भूस्खलन। कहाँ है? हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर का रेकोंग पीओ है के निकट एक पंजी गांव में बड़े स्तर पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि NH आपका 22 की का पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। ये रोड है NH 22 हिमाचल के आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और उसके पास में पुंजी गांव के निकट है। और ये आपका पुरानी और हिंदुस्तान और तिब्बत, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला भाग है, उसमें 200 मीटर की लैंड नष्ट हो गई है, बैठ के डंप हो गई है। और यह भूस्खलन तीव्र से विस्फोटन हुआ है। विस्फोटन के कारण ढाल में कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया है। सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र क्षति पहुंची है। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया है। कैसे कर दिया उनको?
पूर्ण तरीके से खाली करती है। इसको हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, ध्यान रहेगा इतना। तो ये सारे भूस्खलन के पैटर्न्स हैं, किस प्रकार भूस्खलन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्यों इतना बड़ा मार्क्स लेवल है, ठीक, लैंड यूज कैसे करते हैं, चट्टानी प्रवाह क्या है, मृदा के प्रवाह कैसे हैं, भूस्खलन कैसे हो रहा है, क्या चीजें हैं, कैसे स्वामित्व नष्ट है, स्वामित्व के आधार पर भूमि कैसी, भूमि का उपयोग कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, भूमि कैसे कैसे अलग प्रकार की है। पीटर और मुंबा की कहानी से हमने सारा पढ़ा, तो हम इन कुछ चीजों को पढ़ने का प्रयास किया, देखने का। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही मिले करेंगे। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग एक बार जो आज पढ़ा इसको रिवीजन करके आइए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।